हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा शर्मा एंड वेलकम टू हिमालय एजू हब। आज हम आपके इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का एक चैप्टर है करंट चैलेंजेस, जो भारत के करंट चैलेंजेस है उनके बारे में बताता है। उस चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके आपके 6 पॉइंट है जिसमें से आज हम 2 पॉइंट को कवर करेंगे। रिमेनिंग जो आपके पॉइंट्स है हम वो दूसरी क्लास में कवर करेंगे। और लास्ट में हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे जो आपके बोर्ड के रिगार्डिंग तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा जो सीयूटी यूजी का आपका एग्जाम है उस एग्जाम के रिगार्डिंग भी वो क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इस बार सीयूटी यूजी ने माइक्रो और मैक्रो तो बुक थी, उसमें वो तो चैप्टर्स थे। इसके अलावा जो इंडियन डेवलपमेंट की इकोनॉमी की बुक है वो भी इस बार आपकी ऐड कर दी गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो किसी एक चीज पे नहीं टिकी हुई है। कुछ चीजें हैं जो सारी मिलके हमारी अर्थव्यवस्था को क्या करती है, चलाती है। और उसमें काफी चैलेंजेस भी होते हैं, तो उन चैलेंजेस से निपटा कैसे जाता है, उनका डाटा कैसे निकाला जाता है, कौन कौन से इसमें कमिटीज थी, कौन कौन से इसमें सेक्टर्स आते हैं, सबके बारे में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए पहले हम 6 पॉइंट है इसके इंपॉर्टेंट जिसको देख लेते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है पॉवर्टी, ठीक है। सेकंड आता है ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। आपका थर्ड इसमें रहेगा रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। फोर्थ रहेगा आपका रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ रहेगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्स्थ रहेगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो आज हम जो कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे आपका पॉवर्टी और ह्यूमन कैपिटल। इसके जितने भी पॉइंट है, इसका जितना भी डाटा दे रखा है आपका एनसीईआरटी में, वो सारा हम कवर करेंगे और वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जरा आप ध्यान से इस क्लास को देखिएगा, ठीक है। और पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने वो सारी कवर की है इसमें, ठीक है। चलिए हम पॉवर्टी से स्टार्ट करते हैं। अब गरीबी क्या होती है, कभी सोचा है? आप गरीबी ये नहीं कह सकते ओनली आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आप गरीब है, नहीं। गरीबी उसमें भी इंक्लूड की जाती है। लोगों के पास अगर शिक्षा ना हो, लोगों के पास खाना ना हो, मकान ना हो, कपड़ा ना हो, वो बेसिक जो नीड्स होती है अगर वो भी इंसान के पास ना हो तो वो भी पॉवर्टी के अंदर आती है। ये आप समझिएगा, ठीक है। तो देखिए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं जरा, कि मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव, जैसे भोजन, वस्त्र या आवास या फिर स्वास्थ्य, ये चीजें अगर आपके पास नहीं है तो ये सारी किस में आती है, पॉवर्टी के अंदर आती है, ठीक है। अब जो हमारा नीति आयोग है, जो नीति आयोग है वो जीवित रहने, स्वास्थ्य और दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की कमी, जितनी भी इसमें नीति आयोग ने एक डाटा निकाला था वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। नीति आयोग का पूरा मैं आपको समझाऊंगी कि नीति आयोग ने एक डाटा निकाला था जिसमें उसने ये कहा था कि पहले के मुकाबले अभी हमारे इंडिया के अंदर जो गरीबी है वो काफी कम हुई है। उसके डाटा के अकॉर्डिंग आप समझेंगे। और इसने ये किस अकॉर्डिंग निकाला था, किस बेसिस पे निकाला था? ये निकाला था NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग ये डाटा इसने निकाला था, ठीक है। ये इसी के अकॉर्डिंग निकालता है, ये याद रखिएगा। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन ना जाए, सीधा आपको पूछ ले नीति आयोग का जो डाटा है वो किस अकॉर्डिंग निकाला गया था, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग इसके डाटा निकाला गया था, ठीक है। चलिए अब जो पॉवर्टी होती है ना वो 2 तरीके से नापी जाती है, या फिर कह सकते हैं इसके 2 मुख्य कह सकते हैं कि इसके पॉइंट होते हैं। क्या है? जिसमें फर्स्ट आपको दे रखा है निरपेक्ष निर्धनता, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो लोग होते हैं उनके पास में जो बेसिक नीड होती है उनका अभाव होता है, वो भी उनके पास चीजें होती नहीं है। जैसे देखिए कैलोरी के अभाव पर, अगर ग्रामीण में एक डाटा दे रखा है कि जो ग्रामीण लोग हैं जो गांव से रिलेट करते हैं, ठीक है, उनकी कैलोरी कितनी होनी चाहिए? उनकी लगभग 2400, 2400 ये ग्रामीण में दे रखी है, और शहरी में दे रखी है 2100। इतनी तो कैलोरी होनी चाहिए, ठीक है, ये है। और एक इसमें दे रखा है MPCE, मानसिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय आधार पर, मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो पर्सन है, कोई भी आदमी है, कोई भी पर्सन है, औरत है, बच्चे जो भी है, ठीक है, वो मंथली कितना क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं। मंथली अकॉर्डिंग, मंथली हर महीने वो कितना कंजप्शन कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब में उपभोग में वो कितना खर्च कर रहे हैं मंथली, वो भी सारा इसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और इसमें एक डाटा होता है कि जो ग्रामीण में लोग रहते हैं उनको
प्रतिदिन और प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तो मिलनी ही चाहिए, और जो शहरी लोग हैं उनको 2100 तो कैलोरी प्रति व्यक्ति मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब ये है कि जो बेसिक नीड होती है वो भी लोगों के पास नहीं होती है और वो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड गरीबी क्या होती है, देखिए ये रिलेट करती है सापेक्ष निर्धनता, रिलेटिव पॉवर्टी। अब ये क्या होती है, अब ये थोड़ी इससे अलग है, इन चीजों से थोड़ी अलग है। ये तो एक बेसिक नीड के अकॉर्डिंग बताया है कि इतनी चीजें तो एक किसी भी इंसान के जीवन के लिए होनी ही चाहिए जीने के लिए। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी में ये चीज है, इसमें गरीब और अमीर की जो इनकम होती है, गरीब और अमीर की जो इनकम है, जो आय है, उसका डिफरेंस बताती है। क्या बताती है, गरीब और अमीर के बीच की जो आय है, इनकम है, उसका डिफरेंस क्या बताती है, रिलेटिव पॉवर्टी बताती है। अब इसको अच्छी तरह आप समझ सकते हैं, एक लॉरेंज करके एक ग्राफ है, लॉरेंज कर्व है। ठीक है, ये लॉरेंज कर्व है, इसके थ्रू आप इसका डिफरेंस समझ सकते हैं कि गरीब और अमीर के बीच में जो आय, जो इनकम की कौन सी एक बड़ी खाई है, कौन सा उनको डिफरेंशिएट ये जो ग्राफ है इजीली करता है। यहाँ पे दे रखा है आय का संचय प्रतिशत। ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ क्या देख रहा है, जनसंख्या का संचय प्रतिशत। अब ये कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। तो आपको सिंपल एक लैंग्वेज में मैं ये बताना चाहूंगी कि देखिए, देश आजाद होने के बाद में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, और जो हमारे अर्थशास्त्री थे उन्होंने भी ये चीज बताई थी कि देखिए होगा ये कि अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा, मिडिल क्लास सिर्फ ओनली अपनी कम से कम जरूरतें पूरी कर पाएगा। जो लॉरेंज कर्व को आप थोड़ा इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस है वो बताता है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट लॉरेंज जो कर्व है वो नहीं दिया हुआ होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन दी हुई होती है, या पूछा जाता है कि कौन सा ग्राफ है, 3-4 ग्राफ दे देंगे, इस ग्राफ को आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। सेम ऐसे ही छपा हुआ आता है कि कौन सा ग्राफ है जो अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस बताता है, लॉरेंज ग्राफ बताता है। ठीक है, आपको सिंपल सा वो लिखना है, तो इतना आप हेडेक मत लीजिएगा, क्योंकि ग्राफिकल जो चीजें होती है वो माइक्रो और मैक्रो में ज्यादा आती है। इसमें इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमी में आपको डायरेक्ट दे दिया जाता है, 3-4 ग्राफ दे देंगे, एमसीक्यू में बताएंगे कि सही ग्राफ कौन सा है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इन चीजों को, जो ये लॉरेंज ग्राफ है, जो इनकम के बीच का डिफरेंस है, उसको नंबर के अकॉर्डिंग कौन बताता है, नंबर के अकॉर्डिंग बताता है गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट बताता है। ठीक है, ये 2012 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, निकाला गया था। ठीक है, इसमें कहा है कि अगर मान 0, ठीक है, पूर्ण समानता से 1 पूर्ण असमानता, मतलब 0 से 1, ठीक है, जो क्या है ये आप ग्राफ के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि अगर कोई अमीर आदमी है, अगर वो 2 रुपए कमा रहा है, ठीक है, और गरीब आदमी क्या है, उस 2 रुपए का, अगर अमीर आदमी 2 रुपए कमा रहा है, इसको थोड़ा मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, अमीर आदमी 2 रुपए कमा रहा है, वहीं गरीब आदमी कितना कमा रहा है, 0.0 कह सकते हैं कि 0.5। ठीक है, तो ये डिफरेंस देख सकते हैं इनकम का, कि इनकम का ये कितना डिफरेंस इनके बीच में आ रहा है। वो नंबर में जो हो ना, नंबर में जो कैलकुलेशन होती है, जो डाटा होता है, वो कौन निकालता है, गिनी कोफिशिएंट निकालता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि गरीब और अमीर के बीच का, पूरे देश में कितने गरीब है, कितने पूंजीपति है, उनके बीच की इनकम का जो डिफरेंस नंबर में कौन निकालता है, वो निकालता है गिनी कोफिशिएंट। और उसको कहते हैं कि ग्राफ में कौन रिप्रेजेंट करता है, लॉरेंज कर्व करता है। और इन सबको कहा क्या जाता है, इनको रिलेटिव पॉवर्टी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि इसमें अमीर और गरीब के इनकम के बीच का डिफरेंस बताया जाता है। वही एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या बताया जाता है कि रोज की जो प्रति व्यक्ति को जो कैलोरी मिलनी चाहिए, ठीक है, वो मंथली कितना खर्च करता है, जो बेसिक नीड अगर नहीं मिल पा रही है, ठीक है, वो चीजें कौन बताएगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी बताएगा। ठीक है, चलिए ये दोनों आपके पॉइंट क्लियर हुए। अब ये लिखने में भी आ जाए आपके सब्जेक्टिव पेपर में तो आप इजीली लिख सकते हैं, और एमसीक्यू में भी आ जाए तो भी आप इजीली इसको टिक लगा सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज है, आपको डायरेक्ट याद करनी है, ये एग्जाम में एज इट इज छपी हुई आती है, और पूछ लिया करते हैं आगे कि बताइए कि ये कमेटी ने क्या काम किया था। सिंपल सा है, तो ये टेबल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट है इसमें के निर्धनता अनुमान का विकास, इवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन। इसमें फर्स्ट है कमेटी है कि दादा भाई नौरोजी, प्री इंडिपेंडेंस की पहले की बात है। ठीक है, अब दादा भाई नौरोजी कमेटी ने क्या निकाला था, उसने निकाला था जेल जीवन लागत, कॉस्ट ऑफ प्रिजन लिविंग, और
3/4 सूत्र निकाला था। मैं थोड़ा आपको समझा देती हुई चीज है क्या। देखिए, दादा भाई नौरोजी कमेटी ने कहा कि अगर कोई जेल में रहते हैं, जो जेल में कैदी रहते हैं, ठीक है, उनको भी चावल, दाल, खाना पीना, कपड़ा, वो जो बेसिक चीजें हैं वो तो उनको चाहिए ना, खर्च तो उनपे भी हो रहा है, ठीक है। तो उनकी लागत को मापा था। अब कैसे मापा था? उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, अगर किड है, कोई किड है, चिल्ड्रन है, ठीक है, अगर बच्चे हैं तो बच्चे तो जेल कैदी है नहीं वहां पे, तो बच्चों का आप कितना निकाल दीजिए, 1/3 निकाल दीजिए, ठीक है। पूरा एक कैलकुलेशन की जाती है, उतना आपको समझना नहीं है। जब डाटा निकाला जाता है कि कैलकुलेशन की जाती, उस कैलकुलेशन में दादा भाई नौरोजी ने कहा था 1/3 बच्चों के हिसाब से वहां से निकाल दीजिए, क्योंकि कैदियों में बच्चे नहीं है। 1/3 जब निकाला तब कितना आया था वहां पे, 3/4 का एक सूत्र आया था, ठीक, कितना निकला था, 3/4, कि हमें कैदियों पे कितना खर्च करना है, 3/4 खर्च करना है, चावल दाल जितनी भी उनकी बेसिक नीड्स होती है। ये किसने निकाला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दादा भाई नौरोजी कमेटी ने निकाला था, ठीक है। ये सूत्र दिया था 3/4 जो जेल में कैदी है उनके ऊपर जो खर्च होता है उसको मापा जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर क्या था, वीएम रथ एवं दांडेकर ने, ठीक है, वीएम रथ एवं दांडेकर 1973 ये कमेटी थी। इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो शहर में और जो गांव में, शहर में और जो ग्रामीण लोग रहते हैं उनको प्रति व्यक्ति, ठीक है, मैं प्रति व्यक्ति की बात कर रही हूँ और प्रतिदिन की बात कर रही हूँ, हर दिन और हर एक व्यक्ति को प्रति व्यक्ति, ठीक है, क्या है, पर पर्सन और पर डे, हर डे की बात कर रही हूँ, पर डे, ठीक है, कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, 2200 कैलोरी उसको प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन हर व्यक्ति को, चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, उसको 2200 कैलोरी मिलनी ही चाहिए। उनका ये कहना था कि सिर्फ मजदूरी करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो जो खाना खाते हैं ना उसमें क्या हो, वो जो 2 टाइम का खाना खाते हैं वो भी उनको प्रॉपरली मिलना चाहिए, इतनी कैलोरी तो उसमें होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए, वाई के अलग कमेटी थी, उन्होंने 1979 में क्या निकाला था, उन्होंने थोड़ा इसको और डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण में जो रहते हैं ना उनको तो 2400, क्योंकि उनका फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, और जो शहर में रहते हैं उनको एटलीस्ट 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति और प्रति डे मिलनी चाहिए। उन्होंने थोड़ा इसको डिफाइन किया कि देखिए 2200 आप दोनों का कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये कहा कि ग्रामीण वाले को फिजिकल वर्क ज्यादा पड़ना पड़ता है तो 2400 कैलोरी, वहीं शहरी को 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति और प्रति डे मिलना चाहिए, ठीक है। ये आप सीधा याद रख लीजिएगा कि किस कमेटी ने क्या दिया था, सीधा डाटा छपा हुआ आता है और कमेटी का नाम आता है, ठीक है। अब है टीडी लक्कड़वाला, नाम भी बड़ा अजीब है, लक्कड़वाला, ठीक है। 1989 में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जीवन निर्वाह लागत पर आधारित राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखाएं कितनी निकाली, 32 निकाली थी। इनका क्या मानना था, मैं सिंपल सी चीज बता देती हूँ कि इन्होंने एक निकाला था, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जैसे ये दूसरे क्या निकाल रहे थे, ये कैलोरी पे डिपेंड कर रहे थे, किस पे कर रहे थे, ये सब कैलोरी के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, पेन चेंज करते हैं, ठीक है। ये सब जितनी भी कमेटियां थी कैलोरी के ऊपर डिपेंड कर रही थी, ठीक है, ये दोनों कमेटियां और ये भी लगभग। लेकिन टीडी लकड़वाला ने कहा कि कैलोरी नहीं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे डिपेंड होगा। क्या हम किस पे निकालेंगे, कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर है हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि किसको कितना कौन खर्च कर रहा है और किसको कितनी जरूरत है। और इन्होंने कहा कि हम सुझाव देंगे, आप किसका डाटा उठाइए। इन्होंने किसका डाटा उठाने के लिए कहा, एनएसएसओ, किसका कहा, एनएसएसओ का कहा कि इसका सुझाव दिया कि इसका आप डाटा उठाओ, इसके अकॉर्डिंग क्या कीजिए आप, कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर पर्सन पर व्यक्ति, ठीक है, वो निकालिए, हम कैलोरी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि एनएसएसओ के द्वारा ज्यादा अच्छी तरह आप क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। तो इन्होंने इन दोनों को खारिज करते हुए कहा कैलोरी नहीं, आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे निकालिए, और किसका सुझाव दिया कि एनएसएसओ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप डाटा निकालिए, ठीक है। ये किसने कहा था, ये लक्कड़वाला ने कहा था, ठीक है। अब देखते हैं वहीं अपने सुरेश तेंदुलकर 2005, ठीक है, इन कमेटी ने क्या कहा था, एमपीसीई मैंने बताया था आपको अभी पीछे, ठीक है, व्यय पे आधार है, मतलब एक्सपेंडिचर, मंथली कौन आदमी कितना खर्च करता है अपनी बेसिक नीड पर, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा
कि शहर वाला कितना खर्च करेगा 816 और ग्रामीण वाला करेगा 816 और शहर का इन्होंने बताया कि लगभग 1000 रुपए। और इन्होंने निर्धनता पॉवर्टी कितनी निकाली 2011 में 21.9%। ठीक है, तो ये डाटा याद कीजिएगा कि सुरेश तेंदुलकर 2005 में कमेटी ने एमपीसीई, ये डिपेंड किस पे करता था, एक्सपेंडिचर व्यय पे डिपेंड करता था, किस पे, मंथली कौन आदमी कितना खर्च करता है। उन्होंने कहा ग्रामीण जो गांव के है 816 और शहर में का 1000 और निर्धनता इन्होंने 2011 का डाटा है वही चल रहा है अभी तक एनसीईआरटी में। ठीक है, उन्होंने कहा 21.9%। तो ये डाटा याद कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका एज इट इज ये क्वेश्चन आता है और कई बुक्स में, मतलब कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज डाटा समेत छापा गया है और पूछा गया है सही है या गलत है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है सी रंगराजन 2012 में। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पोषण स्वास्थ्य, इन्होंने पोषण और स्वास्थ्य दोनों को शामिल किया। ठीक है, कि आप सिर्फ खाना खा रहे हैं, कैलोरी खा रहे हैं, नहीं, पोषण भी मिलना चाहिए, स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए। इन्होंने दोनों की बात की। इन्होंने ग्रामीण का कितना कहा कि कितना परसेंट करना, वो कितने पैसे खर्च करते हैं वो, ग्रामीण का कहा कि 972 कितना 972 रुपए और शहर का कहा 1407 रुपए। ठीक है, 1407 रुपए कहा मंथली इन्होंने। और निर्धनता इन्होंने कितनी नोटिस की थी, 29.5 29.5 इन्होंने। ये दो जो है ना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका डाटा बहुत मायने रखता है। ठीक है, और ये दोनों जो है कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज डाटा समेत और झपके आती है और पूछा जाता है कि मंथली कितने एक्सपेंडिचर, कितना खर्च किया जाता है। तो ये पैसे भी एज इट इज, साल भी एज इट इज, ठीक है, सर्वे भी एज इट इज लिखा हुआ आता है। तो ये याद रखिएगा ये सारी कमेटीज। ठीक है, मैंने ओवर वो व्यू है वो पूरा आपको बता दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सारी आपकी। चलिए ये खत्म हुई। अब मैंने आपको कहा था नीति आयोग ने क्या किया था कि सर्वे किया। तो नीति आयोग ने कहा था कई सालों से, जब देश आजाद हुआ उसके बाद से हमने अभी तक जो गरीबी है हमारी काफी खत्म हुई है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, एक डाटा भी निकाला था। ठीक है, अब ये डिपेंड किसके करती है नीति आयोग, नीति आयोग किस पे निकालती है, नीति आयोग एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन्होंने निकाली थी। ठीक, किसके 3 आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर। और इसमें 12 संकेतक है, 12 इंडिकेटर्स है। अगर पूछने के लिए आ जाए आपको एमसीक्यू में कि बताइए नीति आयोग एमपीआई में, ठीक है, कितने इंडिकेटर्स है, सीधा लिखिएगा 12 इंडिकेटर्स है। तो इस चीज को याद रखिएगा आराम से, कितने इंडिकेटर्स है, 12 इंडिकेटर्स है। उन्होंने कहा कि भारत की पिछली बार जितनी थी उसमें गिरावट आई है, काफी पॉवर्टी कम हुई है। और अभी फिलहाल प्रेजेंट में हमारी इंडिया, भारत में निर्धनता पॉवर्टी कितनी है, ये डाटा याद रखिएगा 11.28% है फिलहाल अभी प्रेजेंट में। ठीक है, और संघर्ष के बीच निर्धनता पॉवर्टी एडमिस्ट स्ट्रगल, मतलब आप अगर इनको लोगों के अकॉर्डिंग देखें 11.28% का, अगर आप एक जनसंख्या के ना अकॉर्डिंग देखें तो 23.4 करोड़ लोग अभी क्या जी रहे हैं, गरीबी रेखा में जी रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे ही मानिए बहुत ज्यादा। ठीक है, पॉवर्टी में जी रहे हैं। हमारे पूरे देश में आज भी 23.4 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे हैं। ठीक है, और परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखिए तो 11.28%। ठीक है, चलिए दोनों डाटा आपने देख लिए। अब मैं कुछ आपको ना टर्म्स बताती हूँ, ये टर्म्स आपकी आती है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इनका मतलब क्या है। निर्धनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कैसे किया है, पॉवर्टी जो होती है, जो लोग होते हैं किस किस तरह के होते हैं। देखिए पहला होता है चिरकालिक निर्धन। ठीक है, इसमें होता है सदैव निर्धन, ये होता है कि हमेशा गरीब ही रहते हैं। ये क्या है, हमेशा सदैव निर्धन, ये क्या रहेंगे, हमेशा पॉवर्टी में ही रहेंगे। सेकंड है अल्पकालिक निर्धन। ठीक है, ट्रांसेंड, आते जाते रहते हैं। इसमें क्या होता है, कभी उनके पास खाने के लिए मिल गया, कपड़े मिल गए, ठीक है, रहने के लिए मिल गया, कभी नहीं हुआ, मतलब चलता रहता है, 50-50 जो आप मान सकते हैं वो चलता रहता है। थर्ड है इसमें गैर निर्धन, नॉन पुअर, कभी निर्धन नहीं। इसमें आते हैं वो लोग जो पुश्तैनी अमीर होते हैं, वो कभी उन्होंने गरीबी देखी नहीं हो, आप समझ लीजिए, ये मान लीजिए। ठीक है, एक तो वो है जो हमेशा से गरीब थे, एक है कि इनकी गरीबी आती जाती रहती है। तो आप मान सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स की मंथ में जब पैसे भेजे जाते हैं घर के अंदर, घर से, तो हम खूब खर्च करते हैं, और मंथ के 7-8 दिन जो बचते हैं ना, और उसमें जो हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं और फिर हम जो जीते हैं वो हम मान लीजिए वो स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं, अगर एक कॉमन लैंग्वेज में बोले। और गैर निर्धन क्या है कि जो कभी गरीब होते ही नहीं है। ठीक है, चलिए ये 3 आप समझ गए, मैं थोड़े कॉमन एग्जाम्पल लेके आपको समझाए हैं। अब थोड़ा डाटा बताते हैं।
इंडिया एक ही देश है, ठीक है, इंडिया हमारा देश है पूरा, स्टेट अलग अलग है, लेकिन एक ही देश के अंदर हर स्टेट का आप डाटा देखिएगा, ठीक है, पॉवर्टी की आप देखिएगा, गरीबी कहाँ कितनी है। केरल में जहां ओनली 0.71% ही है, बहुत कम है, मतलब केरल में आप मोस्टली जो लोगों को अमीर पाएंगे, पैसे वाले, मिडिल क्लास, अच्छे खाते, ठीक है, कोई पॉवर्टी की लाइन के नीचे नहीं है। वहीं आप बिहार में देखिए, बिहार में ये 51.9% है, सबसे ज्यादा, मतलब हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो गरीब है, पॉवर्टी में जीते हैं, वो बिहार है। वो क्या है? बिहार है। और सबसे ज्यादा कम कहाँ है? केरला में है। तो ये भी याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ डाटा ना रिकॉर्ड किया गया है और सबसे कम रिकॉर्ड कहाँ किया गया है पॉवर्टी के रिगार्डिंग, ठीक है। और केरला और बिहार दे देंगे आपको, तो सबसे ज्यादा है बिहार में, सबसे कम है केरला में, ठीक है। ये नीति आयोग डाटा निकालता है सारा, ठीक है, समझ गए आप? ओके, चलिए, हमारा ये खत्म हुआ। अब देखते हैं कि सरकार इसके लिए क्या क्या काम कर रही है और सरकार ने कौन कौन सी योजना बनाई है फिलहाल में जो चल रही है प्रेजेंट में कई टाइम से, ठीक है। चलिए, कारण एवं निवारण रणनीति। अब कारण पढ़ लेते हैं, कारण क्या क्या है कि पॉवर्टी हमारे देश के अंदर इतनी क्यों है, रीजन क्या है। देखिए, सबसे पहला है जनसंख्या, हमारे यहाँ पे जनसंख्या खूब है, आबादी खूब है, ठीक है। दूसरा क्या है? हिस्टोरिकल, हमारे जैसे मुगलों ने राज किया था या फिर जो भी आक्रमणकारी थे उन्होंने राज किया था, ब्रिटिश रूल हमारे 200 साल हमारे ऊपर राज करके गया, ब्रिटिश रूल था हमारे ऊपर, ठीक है। तो इन चीजों से क्या हुआ, जो ये हिस्टोरिकल चीजें चली है ना, लूटा तो हमें खूब गया था हमारे देश को, उसके अकॉर्डिंग भी आज जो भी हम भुगत रहे हैं ना, वो इतिहास का ही देन है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। एक तो ये रीजन है। थर्ड है पूंजी निर्माण की कमी, ठीक है, स्ट्रक्चर, एक पूंजी निर्माण की जो कमी होती है ना, वो हमारे देश में खूब है। मैं कॉमनली आपको चीज बोलूं, अमीर अमीर होते गए, गरीब गरीब होते गए, बस चीज यही है, ठीक है। जिसके पास पैसा था आता गया, जिसके पास नहीं है वो और गरीब होता गया। और सबसे ज्यादा जो पिसता है वो मिडिल क्लास पिसती है, क्योंकि उसको जो चीजें उनकी नीड है वो भी अब कंप्लीट नहीं कर पाते, खाते हैं पीते हैं, ठीक है, इतना चलता है, वो बेसिक नीड ही कंप्लीट कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी है पूंजी निर्माण की कमी यहाँ पे, ठीक है। और क्या है? सामाजिक संरचना, जाति, एक तो सोशल, एक हमारे यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर एक जातिवाद खूब है, भर भर के है जातिवाद, ठीक है। जो पैसे वाले हैं या अपर कास्ट वाले हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनके पास उनके पुश्तैनी का बिजनेस है उनके, या पैसा खूब है, और जो नीचे लोग हैं जो दूसरी कास्ट के हैं वो दबते गए पहले भी और अभी भी दब रहे हैं, ठीक है। अब तो इतना नहीं है, अब तो काफी प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन ये होता ना, चीजें होती होती सही होगी, फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चार जो है पॉइंट, ये हमारे मेन विलन है इंडिया के, ठीक है, यही कारण है। अब सरकार क्या क्या काम कर रही है वो भी देख लेते हैं। सरकारी त्रि-आयामी रणनीति, 3 अना रणनीति अपनाई है सरकार ने कहा पहले तो हम ग्रोथ के ऊपर ध्यान देंगे कि देश की ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। अब वो ग्रोथ क्या है? हर फील्ड में, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी स्टेट हो, कुछ भी हो, ठीक है, हर चीज में जहाँ ग्रोथ की जरूरत है वहां हम जीडीपी वगैरह, ठीक है, जो भी चीजें हैं पहले हम वहां पे ध्यान देंगे कि देश की ग्रोथ कैसे हो सकती है। सेकंड उनका एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रोजगार देंगे, रोजगार पे ध्यान देंगे। और थर्ड कहा कि बेसिक सर्विसेज, बुनियादी सेवाएं पर पर्सन, हर एक आदमी के लिए, हर एक कोई भी इंसान उसके लिए जो बेसिक नीड होती है वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो सरकार ने कहा ये 3 चीजों पे हम क्या है पहले ध्यान देंगे। अब कुछ इन्होंने योजनाएं भी है ना लागू की है, ठीक है, उसमें से कुछ हम इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। पहले की है मनरेगा की है 2006 में, अभी मनरेगा के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस भी हुए थे, ठीक है। तो मैंने उसके रिगार्डिंग ये शॉर्ट डाला था और बहुत डिटेल में डाला था, वो जाके आप देखिएगा। मनरेगा में अभी कुछ चेंजेस हुए हैं काफी चीजों के लेके, ठीक है। तो मनरेगा में पहले की बात कर रही हूँ, ये अभी का नहीं है। 2006 में जब मनरेगा को ना लागू किया गया था, उस टाइम उसमें क्या था? 100 दिन का गारंटी रोजगार देना, 100 दिन का हर एक इंसान को रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। और अधिकतम मजदूरी, हरियाणा में सबसे ज्यादा मजदूरी दी गई, मतलब दी गई थी कितनी? 357, अधिकतम मजदूरी हरियाणा में 357 दी गई थी। और 100 दिन का तो सबको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी दी गई थी मनरेगा में। 2006 में इसको लागू किया गया था, अभी चेंजेस हुए हैं, याद रखना, ठीक है। अगला है CGSY, ये क्या है? 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, एक ग्रामीण स्वरोजगार, एक ग्रामीण में दिया गया था स्वरोजगार, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर है PMGY 2000 में, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण
अवसंरचना, ठीक है, ये भी ग्रामीण में ही दी गई थी, इसको भी याद रखिएगा। और फिर आपका फोर्थ है फूड सिक्योरिटी, पीडीएस, मिड डे मील, आईसीडीएस, ये जैसे मिड डे वाला मील वगैरह दी जाती है आंगनवाड़ी वगैरह में, ठीक है, तो ये चीजें गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी गरीब लोगों के लिए, ठीक है। अब अभी जो ये मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, ये जब लागू की गई थी उस वक्त की है, ठीक है। अभी कुछ अगर चेंजेस हुआ है और अगर आपकी एनसीईआरटी में यही डाटा है तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका छपावा आएगा। एनसीईआरटी में अगर चेंज होगा तो आपके एग्जाम में चेंज होगा, फिलहाल तो आपका कुछ चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर कोई इस क्लास को देख रहा है और वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है दूसरे को सिविल सर्विस वगैरह की, लेकिन उसको डाटा देखना जरूरी है। उसका डाटा प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आएगा, और जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं या सीयूटी यूजी का जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, ठीक है, जो 12th के बच्चे हैं, उनके एनसीईआरटी में जो डाटा है ना इनके अकॉर्डिंग वही छपा हुआ आएगा। तो ये टेंशन आप लीजिएगा मत, ठीक है। ये मत सोचिएगा कभी चेंज हो गया हम क्या करें, तो चेंज हुआ है, एनसीईआरटी में चेंज हुआ है तो आपके पेपर में छपेगा, पहले एनसीईआरटी में चेंज करेंगे, ठीक है। ओके, ये खत्म हुआ हमारा पॉवर्टी को लेके। अब दूसरा पॉइंट है करंट चैलेंजेस में क्या है इंडिया के सामने, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण। अब मानव पूंजी निर्माण के क्या क्या चीजें हैं पहले वो देख लेते हैं। कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुभव का आर्थिक मूल्य, यह एक अमूर्त संपत्ति है, ठीक है। क्या है, अमूर्त संपत्ति है, जिसमें कौशल आता है, शिक्षा आती है, स्वास्थ्य आता है, अनुभव आता है, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। ओके, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रेनिंग है, माइग्रेशन है या इंफॉर्मेशन है, सॉरी। अब इसको भी हम दो तरीके से देख सकते हैं, कैसे, भौतिक पूंजी, कैपिटल को, जो कैपिटल है वो भी क्या होती है, दो तरह की होती है। क्या होती है, दो तरह की होती है, जिसमें पहला आता है फिजिकल कैपिटल, सेकंड आता है ह्यूमन कैपिटल। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल, हम यही पढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंस देख लेते हैं अगर एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो देखिए, बाजार में बेचा जा, फिजिकल कैपिटल वो होती है जिस चीजों को बेचा जा सकता है। जैसे आप कह सकते हैं कि कोई बिल्डिंग है, कोई भी मटेरियल है, या कोई भी ऐसा सामान है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको बेचा जा सकता है, वो किस में आता है, फिजिकल कैपिटल में आता है, ठीक है, स्वामी से, ठीक है। इसको क्या होता है, किसी इंसान से अलग नहीं किया जा सकता। अगर मैं हूं, ठीक है, मेरे से मेरी कोई चीज अलग की जा सकती है क्या, मेरे अंदर की चीज, मेरी इंटेलिजेंस, या फिर मैं कह सकते मेरी एजुकेशन, मेरा कौशल, मेरा स्वास्थ्य, ये जो चीजें होती है, क्या मुझसे ये अलग की जा सकती है, बिल्कुल नहीं की जा सकती। फिजिकल चीज को बेचा या खरीदा जा सकता है, लेकिन मेरी जो ये चीजें हैं, ये कोर चीजें, इनको क्या खरीदा या बेचा जा सकता है, बिल्कुल नहीं। तो ये फिजिकल गुड्स के अंदर नहीं आती है, ठीक है। और निरंतर उपयोग से, ठीक है, ये क्या है कि ये उपयोग में होती है चीजें, जैसे बिल्डिंग, आप घर है, रह रहे हो, गाड़ी है, फैक्ट्री है, शॉप है, कोई भी चीज है, उस चीजों को, फिजिकल जो चीजें होती है ना वो आती है फिजिकल कैपिटल के अंदर। ह्यूमन कैपिटल के अंदर क्या आती है, केवल सेवाएं बेची जाती है, इसमें ओनली सेवाएं बेची जाती है। मैं अगर कोई काम कर रही हूँ, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपनी एजुकेशन सेवा दे रही हूँ, ठीक है, वो चीजें सारी इसमें आती है। इसको किसी से अलग नहीं किया जा सकता, ये चीजें मुझसे अलग नहीं की जा सकती, ठीक है। और निरंतर सीखने स्वास्थ्य में कम होता है, और इसमें आप निरंतर सीखते रहते हो, ठीक है। ये चीजें वक्त के साथ क्या, निरंतर उपयोग से ये कम भी हो सकती है, कम होती है, लेकिन ये कम होती है, बिल्कुल नहीं होती। तो थोड़ा डिफरेंस है, आप सिंपल सी चीज समझिए, फिजिकल कैपिटल में वो चीजें हैं जिसको बेचा या खरीदा जा सकता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल वो है, क्या है, कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य या अनुभव, इन चीजों को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। और हम आज पढ़ेंगे आपका ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है आज, ह्यूमन कैपिटल पढ़ना है, ये पढ़ना है हमें, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंस बता दिया, आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो कि ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या। तो ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल अलग होते हैं, ठीक है। आपका इंपॉर्टेंट ह्यूमन कैपिटल। तो चलिए, अब मैंने ये समझा दिया, अब थोड़ा इसका डाटा देखते हैं। देखिए, सरकारी व्यय जीडीपी का परसेंट। अब थोड़ा जीडीपी हमारी कितनी इंक्रीज हुई है, एजुकेशन सेक्टर एनालिसिस करेंगे, पहले हम जीडीपी देख लेते हैं। देखिए, 1952 का डाटा है ये, ठीक है, उसमें क्या है, 0.64%। ये आपका एनसीईआरटी का, मैं अभी भी बता रही हूँ, एनसीईआरटी का डाटा है जो भी आपकी बुक में है, ठीक है। जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो करंट का डाटा देख के जाइएगा। और वहीं 2014 में है 4.13%। और लक्ष्य कितना बैठाया है, ठीक है, 6%। कितना बिठाया है कि 2020 में 6% का लक्ष्य बिठाया गया था। ओके, अब हम देख लेते हैं कि हमारे 2019 से 15 तक हमारे जो साक्षरता दर में कितना परसेंट गिरा है या बढ़ा है, मेल और फीमेल में। देखिए, पुरुषों में पहले था 1990 में कितना था, 62, ओनली 62, ठीक है। और अभी 2015 में हुआ था जब किया गया था, तो उसमें आया था 82%। वहीं फीमेल,
ठीक है, इसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। वहीं फीमेल में भी 1990 में 38% था, 2015 में 66% दर्ज किया गया था, ये भी बड़ी है। मतलब क्या है, शिक्षा का दर जो है मेल और फीमेल में दोनों में बड़ा है 1990 से 1915 तक। ठीक है, और ये आप जीडीपी का भी देख सकते हैं 1952 में, 2014 में, और लक्ष्य क्या रखा था 2020 में 6%। ये करंट का डाटा नहीं है, अभी भी बोल रही हूँ, ये है आपकी एनसीईआरटी का डाटा। जो बोर्ड दे रहे हैं, सीयूटी दे रहे हैं, उनका डाटा यही आएगा। ठीक है, वो टेंशन लेने की उनको जरूरत नहीं है। ओके, अब शिक्षा पैरामिड, एजुकेशन पैरामिड, उस शिक्षा में नामांकन की भारी गिरावट हुई है। ओके, जो उच्च शिक्षा है, जो हाई एजुकेशन है, उसमें गिरावट हुई है। ठीक है, क्या है, साक्षरता दर तो बढ़ी है। साक्षरता दर मतलब है कि लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब ये है कि पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन जो हाई एजुकेशन होती है ना, उसमें गिरावट हुई है। उसमें क्या हुई है, भारी गिरावट दर्ज की गई है। शिक्षा बेरोजगारी, ग्रामीण स्नातक पुरुषों के लिए 19%। अब शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित भी है लेकिन बेरोजगार है। ठीक है, वो ग्रामीण में कितनी परसेंट दर्ज की गई है, 19%। ये डाटा याद रखिएगा। और आरटी एक्ट 2019 में, 2000 आरटी एक्ट 2009 में लागू किया गया था। उसमें 6 से जो 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा दी गई थी, 2% शिक्षा उपकर के साथ में। ठीक है, कितनी दी गई थी, 6, और जो 14 वर्ष के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए कहा गया था। ओके, ये सारा डाटा आप समझ गए। ये डाटा का क्वेश्चन था, और ये डाटा एज इट इज छपे हुए आते हैं। तो जो एनसीईआरटी में आपका डाटा दिया हुआ है, वो आपको अच्छी तरह याद करना है और अच्छी तरह आपको वहां पे लिख के आना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछेंगे, और अगर आप सब्जेक्टिव पेपर लिखे और उस टाइम आपको डाटा याद ना आए तो गलत मत लिखिएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, गलत लिखे इससे अच्छा आप लिखिए ही मत। ठीक है, उसके आसपास थोड़ी चीजें पता है कि 1-2% में ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 का 20 मत कर दीजिएगा। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी हमने अभी टॉपिक पढ़ा है उसके रिगार्डिंग, और ये एज इट इज, ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जो भी मैंने आज सब कुछ पढ़ाया है। ठीक है, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि who was the first to estimate the poverty line in pre-independence India using the jail cost of living formula? स्वतंत्रता पूर्व भारत में जेल जीवित लागत, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग सूत्र का उपयोग करके निर्धनता रेखा का अनुमान लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जेल, याद आया कुछ? ठीक है, जेल में कैदियों की जो ना खाते हैं, मतलब चावल दाल, जो उनकी बेसिक नीड है, उनकी जो लागत थी, उसको किसने फर्स्ट टाइम नापा पा, इस चीज पे किसने फर्स्ट टाइम ध्यान दिया था, कौन सी कमेटी थी? ठीक है, याद कीजिए, थे दादा भाई नरोजी कमेटी थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने किया था, मैंने आपको बताया भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने ही, जो जेल में कैदी है उनके अकॉर्डिंग क्या चीजें बेसिक नीड्स है, उनको फर्स्ट टाइम इस कमेटी ने ध्यान दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कि विच कमेटी रिकमेंडेड द पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर एमपीसीई ऑफ रुपीज, मैंने क्या कहा था, डाटा दे रखा होगा, रुपीज 816 फॉर रूरल एंड 1000 फॉर अर्बन। किस कमेटी ने ये कहा था कि जो कंजप्शन है, जो आपका क्या है, खर्च है, जो उपभोग का खर्च है, वो आपके गांव के लिए तो क्या है, पर मंथ, हर व्यक्ति का, जैसे मैं हूं, मेरे हर महीने का खर्चा, अगर मैं गांव में रहती हूँ तो मेरा 816, और शहर में रहती हूँ तो 1000 होना चाहिए, होता है, इतना खर्चा होगा पर मंथ, होना होता ही है। तो ये किस कमेटी ने कहा था, अब बताइए। ठीक है, लकड़वाला कमेटी नहीं, लकड़वाला था, या वाई की अलग कमेटी समिति, या फिर सुरेश तेंदुलकर कमेटी, या फिर सी रंगराजन समिति, किसने कहा था? ये कहा था सुरेश तेंदुलकर कमेटी। ठीक है, जरा बताइए कि इसका मैं क्वेश्चन छोड़ूंगी, आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए लकड़वाला कमेटी ने तो क्या कहा था, लकड़वाला कमेटी ने कहा था कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, एमपीसीई, हाँ ठीक है, पर मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसपे था वाई के अलग कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, या फिर था सी रंगराजन कमेटी। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि क्या हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि अब थोड़ा आप भी सोचिए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन इंटेजिबल एसेट, निम्नलिखित में से किसे अमूर्ति संपत्ति इंटेंजिबल एसेट माना जाता है, किसको माना जाता है, बताइए कौन सी अमूर्त सम्पत्ति, अमूर्त सम्पत्ति किससे माना जाएगा, आपको माना जाएगा ह्यूमन कैपिटल को, किससे माना जाएगा, ह्यूमन
आपकी जो क्या है ना ह्यूमन कैपिटल उसको माना जाएगा। ऐसी चीजें जो आप बेच या खरीद नहीं सकते, आपकी शिक्षा हो गई, आपका कौशल हो गया, ठीक है, ये चीजें होती है, स्वास्थ्य हो गया, इन चीजों को आप खरीद या बेच नहीं सकते। चलिए ये तीनों आंसर है, जिसमें मैंने आपको सेकंड बताया था कि कौन सी कमेटी थी जिसने कहा था 816 तो रूरल के लिए अकॉर्डिंग सही रहेंगे, और 1000 आपके जो आप शहर में रहते हैं आप पर मंथ है इतना खर्चेंगे, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। ये लास्ट में इसलिए बता रही हूँ कि काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो लकड़ वाला कमेटी है उन्होंने कैलोरी के अकॉर्डिंग क्या किया था, जो डाटा नहीं निकाला था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, लेकिन उसके बाद में पैसे के अकॉर्डिंग, मंथली पैसे के अकॉर्डिंग किसने निकाला था, वो सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने निकाला था। इसलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। मैं वापस क्वेश्चन बता देती हूँ आपको। देखिए क्या है कि लकड़ वाले ने तो क्या निकाला था, लकड़ वाले ने कहा था कैलोरी के अकॉर्डिंग नहीं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग। और कौन सी इसने कहा था, किसका डाटा उठाइए, एनएसएसओ का डाटा उठाइए, ठीक है, इसने बस इतना कहा था, सुझाव दिया था। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किसने किया था, इसको आगे कहा किसने था कि मंथली इतना खर्चा होगा एक्सपेंडिचर पे, वो कहा था सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने, ठीक है। तो आपका आंसर सी होगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए जो फर्स्ट पार्ट था इस ना चैप्टर का वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। 3 पार्ट आपके और है, 3 बना 4 पॉइंट और रह गए हैं आपके, सॉरी, ठीक है, वो आपके मैं सेकंड पार्ट में कवर करवा दूंगी। साथ में मैं क्लास इसलिए नहीं लाई क्योंकि अगर साथ में 6 पॉइंट आपको पूरे करवाए जाते तो उसकी डिटेल जो होती है, अंदर की जो कोर पॉइंट है, वो जल्दी से जल्दी मैं कवर नहीं करवा पाती। और मुझे थोड़ा आपको कंसेप्ट वाइज चीजें बतानी थी, जिससे आप अपने सब्जेक्टिव और जो आपका एमसीक्यू का पेपर होगा दोनों आप अटेंड कर पाए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी इसके बाद में आपका अपलोड कर दिया जाएगा, और मिलते हैं आपको अगली क्लास में सेकंड पार्ट में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।